हेलो, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिलेबस के हिसाब से। अगर 12th बेसिस पे देखें तो इसकी 2 यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट एंड प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड। दोनों का अगर बात कीजिए, वेटेज यहाँ पे 9 अंक की है और ये आपके पास में 7 अंक की। टोटल आपके पास में 15 मार्क्स का वेटेज इस यूनिट को जाता है। तो यहाँ पे अपन प्लांट फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी क्या है या फिजियोलॉजी क्या है। तो मैंने कहा किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक क्रियाओं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? मेटाबॉलिक रिएक्शन का अध्ययन करना। आपके पास में प्लांट फिजियोलॉजी था, किसी भी जीव या ऑर्गेनिज्म की जो जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी में। और आपको जो पता है, जाहिर सी बात है, प्लांट की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगी? प्लांट फिजियोलॉजी। अब 2 इंपोर्टेंट चीजें बनती हैं यहाँ पे। एक नाम आता है स्टीफन हेल्स। क्या आता है? स्टीफन हेल्स। ये स्टीफन हेल्स का नाम आता है इसमें सबसे इंपोर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी में। तो स्टीफन हेल्स को मानेंगे आप फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये इसके पापा हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक जो हैं आपके पास में स्टीफन हेल्स है। स्टीफन हेल्स ने ही आपके पास में मूलदाब शब्द दिया। क्या दिया था? मूलदाब शब्द। तो यहाँ पे मूलदाब शब्द जो दिया है वो स्टीफन हेल्स ने दिया। देखो, सिद्धांत ने दिया है। मूलदाब जो सिद्धांत है वो पृष्ठलेख का है, जबकि जो मूलदाब वर्ड है आपके पास में किसने दिया है? स्टीफन हेल्स ने। और मैंने कहा फोटोसिंथेसिस के खोजकर्ता भी यही है। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो खोज की या इसके बारे में बताया था वो किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने। फिर बात करते हैं इंडियन फादर की। तो यहाँ पे आपके पास में इंडियन फादर की बात की जाती है तो है जेसी बोस। कौन है? जेसी बोस का नाम आता है। तो यहाँ जो फादर प्लांट फिजियोलॉजी के भारतीय जो जनक हैं आपके पास, तो कौन है? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। और इन्होंने यहाँ पर स्पंदनवाद सिद्धांत दिया। क्या दिया? स्पंदनवाद सिद्धांत को दिया। तो स्पंदनवाद के जो जनक है वो कौन है? जेसी बोस। और ये स्पंदनवाद इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स होती है कोर्टेज की, उनमें लगातार स्पंदन होता है, इसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। तो 2 इंपोर्टेंट टर्म्स आए आपके पास में। एक तो स्टीफन हेल्स का नाम आया। स्टीफन हेल्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो जेसी बोस हैं। मैंने कहा रूट फ्रेशर जो वर्ड दिया किसने दिया? स्टीफन हेल्स ने दिया। फोटोसिंथेसिस के खोजकर्ता कौन है? स्टीफन हेल्स है। और ओवरऑल प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? तो मैंने कहा किसी भी प्लांट की कोशिकाओं की या प्लांट की जैविक क्रियाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं वो कहलाएगी प्लांट फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर अपन पहले यूनिट स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में बात आती है तो सबसे पहले पादप जल संबंध आता है प्लांट वाटर रिलेशन। तो ये प्लांट वाटर रिलेशन आता है और उसमें पहला टॉपिक है विसरण। क्या है? विसरण या डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सबसे जो आपके इंपोर्टेंट टॉपिक आता है स्टैटिक, जिस प्लांट फिजियोलॉजी के अपन करते हैं तो उसमें विसरण को वेटेज दे रखा है। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? तो इजी में मैं बताऊं आपको विसरण क्या होता है। कि आप जैसे कोई सेंट लगा के आता है या कोई भी परफ्यूम या डिओ वगैरह लगा के आता है तो अपने को खुद को पता लगता है कि इसकी महक कहाँ से आ रही है। तो अपन उससे कहते हैं कि आज तो बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आया है। तो ये किसके कारण हुआ? विसरण के कारण। इसका मतलब परफ्यूम लगाने वाला अदर व्यक्ति है, उसकी खुशबू को लेने वाला अदर व्यक्ति है, या उसके नाक में भी जा रही है। तो आपने जिस स्पेशली कोई भी पदार्थ के कण हो सकते हैं, मैं कहूंगा आपके पास कोई भी पदार्थ है, अणु है या कोई भी परमाणु है, इसका आपके पास में अधिक सांद्रता से, कौन सांद्रता से? अधिक सांद्रता से इसका निम्न सांद्रता की ओर गमन, निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है?
विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणु या परमाणुओं का अपनी उच्च सांद्रता, अपनी मतलब खुद की उच्च सांद्रता से, इसका मतलब आप एक कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, उसके अणु का अपनी उच्च सांद्रता से उसकी निम्न सांद्रता की ओर जाना ही क्या है, विसरण है। मैंने कहा जैसे अगरबत्ती को ले लेते हैं, अगर आपके पास में अगर बत्ती की बात की जाती है तो जब अगरबत्ती जलती है तो आप स्पेशली भगवान के मंदिर में जला के आते हैं या भगवान वाले रूम पे जलाया आपने, तो उसके तुरंत बाद अपन देखते हैं कि उसकी महक पूरे घर के अंदर फैल जाती है। क्यों? आपको पता है अगरबत्ती कहीं एक जगह जल रही है परंतु फिर भी महक क्यों आ रही है? क्योंकि जहां अगरबत्ती जल रही थी वहां पर उसके अणुओं की सांद्रता क्या ज्यादा है। अब वहां के अणु की सांद्रता की ज्यादा से कहा जा रहा है निम्न सांद्रता की ओर फ्लो हो रहे हैं, जिसके सेंट के कारण आपके पास में तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एग्जांपल विसरण। फिर मैंने कहा आप अमोनिया को देखते हैं, यहाँ पे कहें अमोनिया की बाय द वे बोतल है, ये अमोनिया। मैंने कहा जैसे ही अमोनिया की बोतल को खोलते हैं तो धीरे धीरे उसकी महक कहां फैलती है, आसपास के वातावरण में फैलती है। किसका उदाहरण है, विसरण का। मैंने कहा कोई भी जल है और जल में आप नीला तोता डालते हैं, CuSO4 7H2O, ये नीला तोता डालते हैं कॉपर सल्फेट, तो धीरे धीरे ये जल में क्या होता है, फैलता है। क्या है, विसरण है आपके पास। मैंने कहा जल में आप एल्कोहल मिला रहे हो, क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल, तो ये एल्कोहल मिलाते हैं तो ये भी आपके पास एक प्रकार का क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, सब में कॉमन बात ये है कि अगर खुद के पदार्थ के अणु की बात होती है और बिना किसी सहायता से वो पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं तो आप इस चीज को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहेंगे। अब मैंने कहा डिवीजन की बात हो गई और मैंने कहा अगर बाय द वे दो या अधिक पदार्थ हैं आपके पास में, दो या आप कह सकते हैं दो या इससे अधिक कोई पदार्थ है, तो इन पदार्थों का विसरण स्वतंत्र होता है। इसका मतलब आपके पास में कोई ए पार्टिकल है, बी आपके पास में कण है, सी प्रकार के भी कण हैं, अगर ये वायु में विसरित हो रहे हैं तो इसका ए के बी के ऊपर, बी का ए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात केवल ये डिपेंड किस पे करता है, खुद के अणु पे या स्वयं के अणु पे डिपेंड करता है, पास वाले पदार्थ के अणु पे डिपेंड नहीं करता है। अर्थात विसरण की क्रिया क्या होती है, स्वतंत्र होती है। फिर मैं कहूं अगर यहाँ पे डिफ्यूजन रेट देखी जाती है, विसरण की जो दर देखी जाए, तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है विसरण की दर का, विसरण की दर, और आपके पास में सीधी सी इक्वेशन ये बनती है कि गैस में विसरण ज्यादा होता है अपेक्षाकृत द्रव में उससे कम होता है, और ठोस में विसरण की दर सबसे कम होती है। गैस के अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल कम होते हैं, इस कारण इसके अणु आपस में अधिक विसरण दर्शाते हैं। द्रव का द्रव में विसरण हो सकता है परंतु गैस की अपेक्षा कम होता है, और ठोस का विसरण बहुत कम होता है, लगभग नगण्य मान सकते हैं। तो विसरण की दर ठोस द्रव गैस में क्या है, मैक्सिमम गैस में है और मिनिमम किस में है, ठोस में है। अब बात करते हैं कि एक वर्ड आएगा विसरण दाब, क्या आता है, विसरण दाब। विसरण दाब की बात करते हैं कि वास्तव में डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, कहें तो डीपी, क्या मानेंगे, डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। तो अब आप ये कहते हैं, मैं कहूं ये कोई साइट है, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है आपके पास में। मैंने कहा यहाँ पे आप कोई भी स्टिक जला देते हैं तो इससे महक निकलती है, तो अब यहाँ पे पदार्थ के अणु हैं, क्या है, पदार्थ के अणु। अब इस पदार्थ के अणु के द्वारा इस एक क्षेत्र के माध्यम में डाला गया दबाव ही क्या कहलाता है, विसरण दाब कहलाएगा। अर्थात आप क्या मानेंगे कि पदार्थ के अणु या परमाणु के द्वारा उस माध्यम पर कितना दबाव डाला जाता है वो कहलाएगा विसरण। मैं कहूं कि अमोनिया के आपके पास में बोतल में है
तो आपके पास अमोनिया का जो आसपास का एनवायरनमेंट बना तो वहां पे पदार्थ के अणु की सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब उस जगह का डीपी ज्यादा है, परंतु आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है, डीपी कम है। तो किसी भी विशेष माध्यम पर पदार्थ के अणु के द्वारा जो दबाव डाला गया है वो कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब। अब यहाँ विसरण दाब की बात करें तो हमेशा किसी भी पदार्थ का मूवमेंट जो होता है वो उच्च डीपी से निम्न डीपी की ओर होता है, उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होता है। सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगरबत्ती जल रही है, जहां पर अगरबत्ती जल रही है डेफिनेटली वहां का विसरण ज्यादा दाब ज्यादा होगा, क्यों, पदार्थ के अणु की सांद्रता वहां पर ज्यादा है, सीधी सी बात है, डीपी प्रोपोर्शनल क्या होता है पदार्थ के अणु की सांद्रता, तो मैंने कहा वहां पर ज्यादा है। परंतु दूसरे कोने में जाकर देखते हैं रूम के तो वहां पर अगरबत्ती नहीं जल रही है, इसका मतलब उसके कंटेन की सांद्रता वहां पे अणु की सांद्रता क्या है, कम है, इसका मतलब मूवमेंट किधर होगा, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्थात उच्च डीपी से निम्न डीपी की ओर आपके क्या होता है, पदार्थ के अणु का मूवमेंट होता है। अब आप कहेंगे जल या विलायक की बात करते हैं, तो विलायक का विसरण दाब विलयन के विसरण दाब से हमेशा कम होता है, तो विलायक के अणु का डीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, विलयन के अणु में डीपी क्या रहेगा, कम होगा। इसका मतलब डीपी ज्यादा किसका है, विलायक का, डीपी कम किसका है, विलयन का। बात करते हैं, जैसे मैंने कहा शुद्ध जल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शुद्ध जल, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं तो शुद्ध जल का डीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि मैं कहूं शक्कर के का कोई घोल है, शक्कर के का आपके पास में घोल है या विलेन है, अगर इसमें कोई जल के अणु प्रेजेंट है तो उनका डीपी क्या होगा, कम होगा और इसका डीपी ज्यादा होगा। अब तो आपको पता है जल मूवमेंट किधर करेगा, उच्च डीपी से निम्न डीपी की ओर, मैंने कहा शुद्ध जल का डीपी ज्यादा है, शक्कर में के घोल का डीपी क्या है, कम है, तो जल मूवमेंट करेगा जल के शुद्ध विलायक से किधर, घोल की ओर। तो हमेशा जो जल की मूवमेंट होगी इसके हिसाब से देखें तो विलायक से विलयन की ओर ही जल का मूवमेंट होता है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो विसरण की दर बताना है, गैस द्रव ठोस में, तो गैस में मैक्सिमम ठोस में मिनिमम, विसरण दाब क्या है, इनके पदार्थ के अणु के द्वारा उस माध्यम पर डाला गया दबाव क्या विसरण दाब कहलाता है। मैंने कहा पदार्थ के अणु का मूवमेंट कैसे होता है, उच्च डीपी से निम्न डीपी की ओर होता है। मैंने कहा विलायक का डीपी मैक्सिमम होता है और विलयन का डीपी विलायक से क्या होता है, कम होगा। अब बात करते हैं कि अभी तक तो कोई प्लांट की बात आई नहीं कि विसरण पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री लाइक टॉपिक हो रहा है, तो बात करते हैं प्लांट में इंपोर्टेंसी क्या है। तो यहाँ पर प्लांट में इंपोर्टेंसी देखते हैं, तो यहाँ देखिए आप सबसे इंपोर्टेंट चीज मैंने कहा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन में भी क्या इंपोर्टेंट आता है, विसरण। मैंने कहा आप देखते हैं ये बाय द वे कोई रंध्र है, यहाँ पे बात करते हैं रंध्र, ये इसकी गार्ड सेल है और गार्ड सेल के पास में क्या है, इस प्रकार ये सहायक कोशिकाएं। मैंने कहा जब गार्ड सेल से जल किस में आ गया, स्टोमेटल कैविटी में आ गया, कहाँ गया, स्टोमेटल कैविटी में, तो इस स्टोमेटल कैविटी से जल का किसमें जाना, वायुमंडल में जाना या वातावरण में जाना है। क्या आपके पास में विसरण का उदाहरण है, आपसे पूछा जाए स्टोमेटल कैविटी से जो जल है वो कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, तो ये क्या है, विसरण का एग्जाम्पल। सेकेंड चीज आती है, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन, क्या हो, रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन दोनों में ही आपके पास में O2 व CO2 का जो विनिमय होगा वो किस क्रिया के द्वारा होगा, विसरण। मतलब O2 CO2 का जो विनिमय हो रहा है प्लांट में, यह आप ये कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान जो O2 CO2 का विनिमय हुआ वो एक प्रकार का क्या है, विसरण है। क्या क्रिया है, ये भी विसरण क्रिया मानी जाएगी आपको। फिर बात करते हैं प्रासरण क्रिया भी एक प्रकार का विसरण है, प्रासरण भी आपके पास में क्या है, एक विसरण है। प्रासरण टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा जो प्रासरण क्रिया होती है वो भी क्या है, एक प्रकार का विसरण। मैं कहूं हार्मोन का जो परिवहन होता है प्लांट में, हार्मोन का परिवहन
तो हार्मोन का जो परिवहन होगा वो भी क्या है, किस क्रिया के द्वारा होता है, विसरण। तो ये कुछ इंपोर्टेंस ही है। मैंने कहा वाष्पोत्सर्जन के दौरान स्टोमेटल कैविटी से वायुमंडल में जल का जाना, विसरण। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान देख रहे हैं आप O2 CO2 का विनिमय हो रहा है, विसरण। मैंने कहा प्राशन भी एक प्रकार के है, विसरण है। मैंने कहा हार्मोन का जो प्लांट के अंदर परिवहन हो रहा है वो कौन सी क्रिया के द्वारा हो रहा है, विसरण के द्वारा होता है। अब बात आती है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां मैं बात करूंगा कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो फैक्टर है डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ा तो विसरण भी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अणु मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट ज्यादा करेंगे तो ये विसरण क्रिया भी बढ़ती है। साथ में कहेंगे अगली चीज आती है इंपोर्टेंट जो आपके पास में है, पदार्थ के अणु की सांद्रता। तो सांद्रता बढ़ती है तो सांद्रता बढ़ेगी तो यहाँ पे विसरण दाब या डीपी बढ़ता है, या कह सकते हैं विसरण की क्रिया भी बढ़ती है। फिर उसके बाद में चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट जो आता है घनत्व। घनत्व की बात करते हैं। तो मैंने कहा घनत्व में एक सिद्धांत आता है ग्राहम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत आता है, ग्राहम। इन्होंने बताया, ग्राहम ने, कि जो आपके पास में विसरण की दर होती है ये प्रोपोर्शनल 1/√, घनत्व या डी बोल सकते हैं, अर्थात घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी दर, विसरण की दर। इसका मतलब घनत्व के वर्गमूल, घनत्व का वर्गमूल लेना है, स्क्वायर नहीं, वर्गमूल लेना है, और ये व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, विसरण के। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे विसरण बढ़ रहा है, सांद्रता बढ़ेगी विसरण बढ़ेगा, और आपके पास घनत्व आपके बढ़ रहा है तो विसरण की दर जरा सी बात क्या है कि कम होगी। तो ये इस प्रकार है कुछ इंपोर्टेंट चीजें विसरण की है। फिर भी एक चीज इंपोर्टेंट याद रख लेना कि विसरण कब तक होता है। आपसे पूछा जाए विसरण कब तक होगा, तो कब तक होगा विसरण, यहां पर आता है जब तक पदार्थ के अणु में गतिक साम्य अवस्था या साम्य स्थापित नहीं हो जाता। आपसे पूछा जाए कि विसरण क्रिया कब तक होती, तो आप ये कहेंगे गतिक साम्य जब तक स्थापित नहीं हो जाता तब तक पदार्थ के अणुओं में विसरण की क्रिया चालू रहती है। तो सिंपल है परिभाषा, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसके अणु का, पदार्थ के अणु का जाना विसरण है। एग्जाम्पल अगरबत्ती, अमोनिया, जल का में जब ये नीले तत्वों को घोला जाता है तो इसका विसरण है। आप एल्कोहल को जल में मिला रहे हैं तब भी विसरण क्रिया हो रही है। मैंने कहा विसरण की दर गैस में मैक्सिमम डोज में मिनिमम विसरण दाब क्या होता है, विसरण दाब आपके पास में किस प्रकार इफेक्टिव होता है, और विलाय का विसरण दाब, विलयन का विसरण दाब। तो ये आपके पास में सिंपल सा टॉपिक था विसरण। धन्यवाद।